योगी जी, एक और सवाल है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। वो संसद में टेबल होने वाला है। हाँ। और आप आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, खासकर मैं फिर से ओवैसी साहब का ही नाम लूंगी, कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है। और भारत के मुसलमान जो हैं अब खतरे में है, क्योंकि इबादत की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर और ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना ज़मीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखी, देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलुल फैसले लिए हैं। ख़ास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे? आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। जी, डिलिमिटेशन पर जो दक्षिण के राज्य हैं वो थोड़े नर्वस कह लीजिए। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनकी जो पहचान है वो खतरे में है। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने इस मामले में बहुत स्पष्टता के साथ कह दिया है। और ये केवल स्टालिन के नाम ने जो बैठक की है, केवल एक राजनीतिक एजेंडा है उनका। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस पर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। तमिलनाडु में ही हिंदी भाषा को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। आप हिंदी बेल्ट के एक मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार तीसरे संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित करवाया। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है। किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है।
और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। ये केवल एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक खिसकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की दुरभिसंधि करते हैं। जनता जनार्दन को देश की एकता के लिए इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए। कर्नाटका में और तमिलनाडु में खासकर इन दोनों राज्यों में कई लोगों का मानना है कि जब यूपी या बिहार के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग जाते हैं और वहाँ पर बसते हैं, 10-15 साल भी रहते हैं, पर वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं और ऑटो रिक्शा वालों के साथ या फिर किसी रेस्टोरेंट में हिंदी में ही बात करते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं करते। लेकिन उन राज्य से जब लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। तो क्या समस्या आ रही? मैं कहता हूँ कि हमें हर भाषा को सीखना चाहिए। हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, और यही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तमिल पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम और कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। कल ही मैं बिठूर में गया था, नानाराव पेशवा की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए गया था। बिठूर महोत्सव के साथ हमने भारत के इस 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के इस महानायक के सम्मान के साथ बिठूर महोत्सव को जोड़ा था। नानाराव पेशवा के ही महल में बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी भी सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, और वहीं से उन्होंने युद्ध के सारे गुण सीखने के बाद फिर 1857 में अंग्रेजों को परास्त किया था। अगर हम इन सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं तो तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में भी अगर हिंदी पढ़ा दी जाए, क्या बुरा है? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विराट स्वरूप रखना चाहिए देश के लिए। कुछ क्षण तो देश के लिए निकालो।